अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसिम थोड़ा सा बस वेट कर लें, थोड़ी सी लेट क्लास स्टार्ट हुई है ना, इसलिए सबके जहन में 10 की टाइमिंग थी। अभी तक मैसेज काफ़ी लोगों ने नहीं देखा। हाँ, सही, चलो ठीक है। तब तक हम पिछली क्लास की रिवीजन कर लेते हैं। जैसा मैं आपको याद है क्या क्या पढ़ा था हमने? ये हमने कीवर्ड सर्च और कीवर्ड टूल्स के बारे में पढ़ा था और उसके स्प्रेडशीट जो बनाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। कीवर्ड रिसर्च के अंदर कौन सी दो स्पेसिफिक टाइप्स थी जिसके ज़रिए हम जो है करते थे रिसर्च कीवर्ड की? एक कीवर्ड वॉल्यूम। कीवर्ड वॉल्यूम हम डिस्कवर जब कीवर्ड्स करते हैं उनके अंदर भी मिल जाता है। कीवर्ड वॉल्यूम। आईडीए क्या होता है? वो क्या कहते हैं, हम डोमेन रैंक अथॉरिटी, हो गया है। जो आपकी पूरी एक वेबसाइट की होती है। और डोमेन अथॉरिटी मैयर कैसे होती है, यानी किस तरह एक वेबसाइट की मोज डोमेन की अथॉरिटी इंक्रीज होती है? एक हमने न्यू वेबसाइट बनाई, आप ज़ीरो। एक अच्छी वेबसाइट से अगर लिंक लेते हैं और आपके क्या नाम है बैकलिंक बनाते हैं उसके ज़रिए आपकी अगर जिस वेबसाइट की अच्छी डोमेन अथॉरिटी होती है और आप उससे बैकलिंक लेते हैं तो इसलिए आपकी वेबसाइट भी रैंक अच्छी होती है। हाँ, और जो हमको उस वेबसाइट से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट को हम एसईओ की ज़ुबान में क्या कहते हैं? लिंक कोई तो इक्विटी। क्या कहते हैं? लिंक जूस हो गया, लिंक इक्विटी हो गया। जी, लिंक जूस मैंने बताया था, हाँ लिंक जी, इक्विटी लिंक भी जूस। था। सही हो गया। और क्या था हमारी पिछली क्लास में इसके अलावा? स्पैम स्कोर, स्पैम और स्कोर। मोज का किया था कीवर्ड हमने स्पैम प्लानर स्कोर। और स्पैम वर्ड था और पीए भी किया था ना, पीए पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी डोमेन। अच्छा, स्पैम स्कोर आप बताएं आसाम भाई, किस तरह बढ़ता है? क्या चीज़। स्पैम स्कोर एक वेबसाइट का ज़्यादा किस तरह होता है? किसी वेबसाइट के ऊपर किसी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर ज़्यादा अगर हम वहाँ से बैक लिंक्स वगैरह लेते हैं तो उसका जो स्पैम स्कोर होता है ना वो हमारी जो वेबसाइट होती है उसको भी ट्रांसफर हो सकता है। ये मैन फैक्टर होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जितने आने थे आ गए हैं। बाकी जो जो जैसे जैसे आते जाते हैं मैं उनको जो है एक्सेप्ट करता रहता हूँ, नहीं तो फिर आगे जो है क्लास हमारी ख़त्म लेट होगी। तो रिकॉर्ड होगा तो बाकी जो लेट आएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ये कंफर्म कर दे मुझे कोई कि अगर स्क्रीन नज़र आ रही है तो फिर हम आज का स्टार्ट करते हैं। जी आए नजर। अच्छा जी, हमने लिंक्स के बारे में पढ़ा था कि लिंक्स के बेस के ऊपर हमारी वेबसाइट की रैंकिंग आती है, लेकिन लिंक्स जो होते हैं ना वो पार्ट होते हैं ऑफ पेज एसईओ का। अगर आप सबको याद हो तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि एसईओ के थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट सब उसमें ऑन पेज एसईओ, उसके बाद टेक्निकल एसईओ, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ आती है सबसे लास्ट में। लेकिन हमने लिंक्स के बारे में क्यों पढ़ा? क्योंकि जब हम कहीं पर भी एज अ बिगिनर जॉब के लिए जाते हैं तो हमसे सबसे पहले जो है ना सब बैकलिंक्स के ऊपर वर्क करवाते हैं। और कि इस फील्ड में एंटर होने के लिए हमको बैकलिंक्स बनाने आने चाहिए, इसलिए हमने जो है कुछ बैकलिंक्स बनाने सीखे भी, जिनमें वेब 2.0 यानी जो हमने ब्लॉगर के ऊपर बनाया था उसको वेब 2.0 कहते हैं। वेब 2.0 का मतलब है एक ऐसी वेबसाइट बनाना जो आप की अपनी ही वेबसाइट होती है लेकिन किसी और डोमेन के अंडर होती है। जिस तरह ब्लॉग स्पॉट जो है उसके ऊपर हमने वेबसाइट अपनी ही बनाई थी लेकिन डोमेन हमने परचेज नहीं की थी। उसके अंदर हमें ज़रूरत ही नहीं थी पड़ी, क्योंकि ब्लॉग स्पॉट एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें हम एक वर्चुअल वेबसाइट जो है इसमें वो। जी जी। क्वेश्चन आया एक चैट में। जी जी बिशरा, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। मैंने जो है ना आपको इंशाल्लाह कल शाम तक यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आपको जो है उसका लिंक भी मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि जो लोग थोड़े से लेट है ना वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में देख लेंगे तो उनके जो है ना ये क्लास के इश्यूज क्लियर हो जाएंगे, और जो भी हम पढ़ेंगे वो भी आप वहाँ से देख लेना। अच्छा, वेब 2.0 का मैं बता रहा था, हमने जो सीखा है कि वेब 2.0 एक ऐसा लिंक जिसमें हम अपनी वेबसाइट ही क्रिएट करते हैं, लेकिन वो वेबसाइट किसी और डोमेन के अंडर होती है, उसमें हमको अपनी डोमेन बाय नहीं करनी पड़ती। जिस तरह ब्लॉग स्पॉट की हमने बनाई थी blogspot.com, उसके पीछे हमारी जो भी हमने अपनी डोमेन बनाई थी वो पीछे आ गया था, लेकिन एंड पे डॉट कॉम से पहले ब्लॉग स्पॉट का टैग था, जिससे हमें ये पता चल रहा था ये वेबसाइट डो ब्लॉग स्पॉट के अंडर है। इसी तरह वर्डप्रेस है, एक वर्डप्रेस के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वो वर्डप्रेस के अंडर आपकी वो वेबसाइट है।
वो होगी और उसमें भी आपको फ्री डोमेन मिल जाती है। लेकिन इसकी अगर एक दूसरी टाइप देखें, वो हो जाती है आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं जो डॉट कॉम डोमेन के अंडर होगी, वो वेब 2.0 नहीं होगी, वो आपकी अपनी ही वेबसाइट होगी। फिर उसके बाद दूसरी टाइप हमने बैकलिंक की पढ़ी थी, आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सी ऑडियंस है और हर कोई वहाँ पे अकाउंट बनाता है और आर्टिकल शेयर करता है। वहाँ पे आर्टिकल शेयर करते ही आपको ट्रैफिक आने शुरू हो जाती है। उधर कोई आपको डोमेन नहीं क्रिएट करनी पड़ती, कोई वेबसाइट नहीं बनानी पड़ती, सिंपल एक प्रोफाइल बनानी और वहाँ पे पोस्टिंग शुरू कर देनी। सेम लाइक आप इसको फेसबुक की तरह समझ गेस्ट लें। पोस्टिंग कर सकते हैं। नहीं नहीं, गेस्ट पोस्टिंग नहीं कह सकते इसको, गेस्ट पोस्टिंग की एक टाइप कह सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग का ये मतलब होता है कि गेस्ट पोस्टिंग जो है ना उसके अंदर हम एक वेब गेस्ट पोस्टिंग जो है ना, गेस्ट पोस्टिंग के अंदर हम एक वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है आप पब्लिश कर दें। अब बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम एक गेस्ट पोस्ट करते हैं तो वो गेस्ट पोस्ट हमारी अप्रूवल में चली जाती है, वहाँ का जो एडमिन होता है उस गेस्ट पोस्ट को अप्रूव करता है और फिर वो वेबसाइट जो है वो हमारी पोस्ट को लाइव करती है। लेकिन आर्टिकल सबमिशन में ऐसा कोई सीन नहीं होता। आर्टिकल सबमिशन के अंदर बस सिंपली हम जाते हैं, राइट का ऑप्शन आ जाता है किसी वेबसाइट के ऊपर, पोस्ट का ऑप्शन होता है, कहीं पे कुछ ऑप्शन होता है, कहीं पे कुछ ऑप्शन होता है, लेकिन वहाँ पे पहचान ये है कि हम वहाँ पर प्रोफाइल बनाते हैं और डायरेक्ट आर्टिकल सबमिट करते हैं। कोई डोमेन नहीं बनानी पड़ती, कुछ भी नहीं बनाना पड़ता और वहाँ पे हमको ट्रैफिक आनी शुरू हो जाती है। लेकिन वेब 2.0 के अंदर क्या था, उसके अंदर हमको टोटली एक न्यू वेबसाइट बनती है, उसमें आर्टिकल पब्लिश करने पे ट्रैफिक नहीं आती क्योंकि वो बिल्कुल ज़ीरो ट्रैफिक होती है, हमारी अपनी ही एक सेपरेट वेबसाइट होती है। फ़र्क बस ये है कि उसके अंडर जो है ना एक एंड पे एक्सटेंशन डोमेन की लगी होती है जिसके अंडर आप वो वेबसाइट बना रहे हैं। जिस तरह अगर ब्लॉग स्पॉट के अंडर है तो blogspot.com हो जाएगी, वर्डप्रेस के अंडर है वर्डप्रेस हो जाएगी। इसी तरह विक्स एक सर्विस है जो हमको जो है ये वेब 2.0 की सर्विस प्रोवाइड करती है, विक्स के अंडर है तो विक्स की एंड पे आपकी वेबसाइट के आ जाएगा wix.com। इसी तरह डूडल किट है एक, penzu.com है एक, फिर इसके अलावा काफ़ी इस तरह की वेब 2.0 की साइट्स हैं। इनकी लिस्ट आप अगर गूगल पे लिखेंगे ना वेब 2.0 वेबसाइट्स लिस्ट, तो आपको जो है इसकी पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, वेब 2.0 वेबसाइट्स लिस्ट। तो ये आपको देखें 50+, तो आप इनके ऊपर लिंक्स अगर बनाने हो कोई, तो आप यहाँ पर लिखे एक एक वेबसाइट के ऊपर प्रोफाइल बनाते जाएं और हर वेबसाइट के ऊपर जो है आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा के वहाँ पे पब्लिश करते जाएं। हर वेबसाइट का जो है सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है साइन अप करने के बाद आपको ये ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगे कि पोस्ट का बटन कहाँ पे है, लेकिन थोड़ा सा जब आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर करेंगे तो आपको वहाँ पे जो है पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जबकि वेब ये आर्टिकल सबमिशन के अंदर ये सिनेरियो नहीं होता। आर्टिकल सबमिशन के अंदर जो है हमको सिंपल प्रोफाइल बनानी पड़ती है और डायरेक्ट पोस्टिंग। वेब 2.0 के अंदर पहले हमको एक डोमेन नेम भी बनाना पड़ता है जो उस वेबसाइट के अंडर होता है। ठीक है, और गेस्ट पोस्टिंग का जैसा हम कह रहा था, तो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर ये होता है कि गेस्ट पोस्टिंग में हम सिंपली किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, उधर एक वेब आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं। अब वो आर्टिकल कुछ वेबसाइट्स ओनर जो हैं उन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी लगाई होती है कि वो पहले अप्रूव करेंगे, जब वो अप्रूवल देंगे तभी लाइव होगा। लेकिन कुछ वेबसाइट्स के ओनर्स ने ये फैसिलिटी दी होती है कि कोई भी जाए वहाँ पे आर्टिकल जो है वो लाइव कर दे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो आर्टिकल सबमिशन और गेस्ट पोस्टिंग में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं आगे डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक की तरफ कि ये डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है और नो फॉलो बैकलिंक क्या होता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अभी जासिम से मैंने क्वेश्चन पूछा और असाम भाई ने भी बताया कि लिंक जूस और लिंक इक्विटी पास होती है जब भी हम एक लिंक क्रिएट करते हैं और उस लिंक जूस से ये फ़ायदा होता है कि हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है। अब बैकलिंक्स के अंदर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है उनमें डू फॉलो बैकलिंक। ठीक है, डू फॉलो बैकलिंक एक ऐसा बैकलिंक होता है जिसको क्रॉलर जो है वो क्रॉल करते हुए हमें लिंक जूस पास कर देता है। ठीक है, लिंक जूस पास्ड बाय क्रॉलर, ये हो गया डू फॉलो। और नो फॉलो क्या होता है, नो फॉलो जो होता है उसको जो है क्रॉलर क्रॉल ही नहीं करता जिसके अंदर से, जिसकी वजह से लिंक जूस तो है वो पास नहीं होता। ये सिंपल सा इसका डिफरेंस है। ठीक है, इसका मैं दोबारा बता देता हूँ। डू फॉलो बैकलिंक ऐसे बैकलिंक जिनसे आपको लिंक जूस मिलता है, जिनको क्रॉलर क्रॉल करता है,
ऑब्वियसली अगर क्रॉलर क्रॉल करेगा तो आपको लिंक जूस भी मिल जाएगा। और नो फॉलो ऐसे बैकलिंक जिनसे अच्छा भाई, आपको जो वो है वो सुना सुन कह रही है, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही। लिंक जूस नहीं मिलता। बाकियों को आ रही है ना? हाँ जी, लेकिन स्टक हो रही है। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। और इसका ना एक बार दोबारा बता देना, ये जो भी आपने बताया। वो मैं बताता हूँ। अब ठीक है, स्क्रीन देखें बस, मुझे हाँ कंफर्म जी, कर। मेरी सब ठीक है। अच्छा, बैकलिंक्स जो हम बनाते हैं उनमें दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स, एक होते हैं नो फॉलो बैकलिंक्स। लिंक जूस का आप ऑलरेडी जानते हैं कि लिंक जूस हम जब बैकलिंक बनाते हैं उससे हमारी वेबसाइट को पास होता है। ऐसा बैकलिंक जिससे आपको लिंक जूस पास होगा उसको हम कह देंगे डू फॉलो बैकलिंक, ठीक है। और नो फॉलो बैकलिंक ऐसा बैकलिंक जिसमें आपकी वेबसाइट को लिंक जूस जो है वो पास नहीं होता। ठीक है जासिम? जी ठीक है। बाकियों को भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं कि व्हाट्स अ डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो बैकलिंक एंड नो फॉलो बैकलिंक, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ऐसा बैकलिंक जो क्रॉलर जब क्रॉल करे तो लिंक जूस हमें मिले, वो लिंक जूस उस बैकलिंक से हमारी वेबसाइट को पास करे, वो डू फॉलो बैकलिंक होता है। और नो फॉलो अच्छा, ये बैकलिंक क्रॉलर का मतलब यही है ना, स्क्रॉल किया उसमें? स्क्रॉल स्क्रॉल नहीं, मतलब क्रॉलर का मतलब ये है कि गूगल का जो क्रॉलर है या गूगल का बॉट या स्पाइडर, डिफरेंट नेम है, वो एक लिंक से दूसरे लिंक पे ट्रैवल करता है। क्रॉलर जो गूगल का क्रॉलर है ना, उसके एक पेज से दूसरे पेज पर जाने को हम कहते हैं कि ये एक पेज से दूसरे पेज पर क्रॉल कर गया। और गूगल का जो है ना ये बॉट, ये सफ़र ऐसे ही करता है कि कभी इस पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे से तीसरे, यानी लिंक टू लिंक ट्रैवल करता है। अगर एक वेब पेज पे जाएगा उसमें उसको अगर 10 लिंक मिलते हैं वो 10 जगह पे डिवाइड हो जाते हैं। फिर हर पेज पर उसको जो जो लिंक मिलता जाएगा वो वहाँ से लिंक टू लिंक जो है वो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाता रहता है। और इसी तरह उसका जो है अथॉरिटी वो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में ट्रांसफ़र करते रहती है। लेकिन अब जो लिंक्स जिनसे वो ट्रैवल कर रहे हैं ना, अगर तो वो लिंक डू फॉलो होगा तो वो एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाते हुए आपको अथॉरिटी पास कर देगा, डोमेन अथॉरिटी, जिससे आपकी जो है उसमें इंक्रीज आ जाता है। और अगर वो लिंक जो है वो नो फॉलो होगा तो वो अथॉरिटी पास नहीं करेगा। डू फॉलो और नो फॉलो कैसे लिंक बनते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिंपली ये बता देता हूँ कि एक टैग होता है जो हम लिंक बनाते हुए लगाते हैं। अगर हमने नो फॉलो लिंक बनाना हो, नो फॉलो का टैग होता है, वो टैग जब अंदर लग जाए तो वो लिंक क्रॉलर को पता चल जाता है कि नो फॉलो है। और डू फॉलो का टैग हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिंपल हम जब लिंक क्रिएट करें तो वो नेचुरल तौर पर डू फॉलो ही होता है। नो फॉलो के लिए हमको उसमें टैग लगाना पड़ता है। ठीक है, आई थिंक डू फॉलो और नो फॉलो का आपको हो गया होगा क्लियर। नेक्स्ट अब जाते हैं वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर मोस्टली आजकल वेबसाइट्स बन रही हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह ले लें कि आपने अगर एक वेबसाइट बनानी है तो आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें HTML CSS या बहुत सी लैंग्वेजेस का जो है ना मजमूआ होता है जिससे वेबसाइट बनती है। अब हर कोई तो इतना डेवलपर नहीं है जिसको HTML पूरी आती हो, या हर कोई अब मैंने अगर वेबसाइट बनानी हो मैं पहले सारी लैंग्वेजेस सीखने चले जाऊं तो इतना तो अभी टाइम नहीं है। तो उसकी आसानी के लिए जो डेवलपर्स ने ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर निकाला जिसके ज़रिए हम वेबसाइट भी बना ले और हमें कोई लैंग्वेज भी ना सीखनी पड़े। उस टूल का या उस सॉफ्टवेयर का नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर हम सिंपली अपने जब डोमेन या होस्टिंग बाय करते हैं तो वर्डप्रेस को उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, और इस टूल की मदद से हम सिर्फ एक थीम इसमें डालते हैं जिससे पूरी वेबसाइट हमारी जो है वो तैयार हो जाती है। हमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई उसके अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वन क्लिक से हम जो है उसके अंदर पेजेस भी बना लेते हैं। नया पेज बनाना हो, जितना भी वेबसाइट का काम हो, विदाउट एनी कोडिंग वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी जो है वेबसाइट बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और आजकल मोस्टली वेबसाइट्स जो हैं वो सारी वर्डप्रेस के ऊपर ही बनी होती है। ठीक है, तो अभी हम आपको ये बताएंगे कि वर्डप्रेस के बैकएंड पे जाते कैसे हैं। कोई भी ऐसी वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे बनी हो तो उसके बैकएंड पे जाने के लिए आपको ये करना है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। अब ये एक वेबसाइट है, ठीक है। आपको पता है कि ये वेबसाइट है वर्डप्रेस के ऊपर। इसके बैकएंड पे जाने के लिए आपको इसके एंड पर एक URL टाइप करना होता है, /WP-admin। जितनी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होंगी उनके एंड पे आपको यही चीज़ जो है वो टाइप करनी होगी। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है वो इस वजह से कि
ये वेबसाइट का बैकएंड यूआरएल जो है वो चेंज भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये यूआरएल आप लोगों ने याद रखना है। हर यूआरएल के एंड पे जब आप ये एक यूआरएल मेंशन करेंगे तो वो उस वेबसाइट का बैकएंड, अगर वो वर्डप्रेस पे हुई आपने तो एडमिन स्लैश डाल दिया, एडमिन स्लैश खत्म करे वो एडमिन खाली। नहीं नहीं नहीं, स्लैश से इतना नहीं फ़र्क पड़ता। ये जो है ना, मैं ये कोड इस डॉक्यूमेंट में भी ऐड कर देता हूँ ताकि पता चल जाए। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। एक शीट में ओपन कर लूँ। अब जिस तरह ये एक वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट का मुझे पता है कि ये वेबसाइट जो है ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ठीक है, अब इस वेबसाइट के बैकएंड पे जाने के लिए मैं यहाँ पर वही कोड जो है वो टाइप करता हूँ। इसको थोड़ा सा वेबसाइट को ना लोड होने देते हैं पहले। ठीक है, ये वेबसाइट लोड हो गई। अभी इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप यहाँ पर कुछ भी करते हैं तो ये उन पेजेस पर जो है वो मूव हो जाती है। इसमें मैं लॉगिन हूँ, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ पहले। जब आप वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाते हैं ना तो ऊपर ये बार आ रहा होता है, ये इस चीज़ की निशानी है कि आप इसमें लॉग्ड इन हैं। मैं इसको पहले लॉग आउट करके आपके सामने दोबारा से लॉगिन करूँगा अभी। ठीक है, मैंने इसको जो है वो लॉग आउट कर दिया। अब यहाँ पे मैं वही वाला जो है वो WP एडमिन मैंने यहाँ पे लिखा और इसको मैंने एंटर कर दिया। जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं, WP एडमिन के बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपने जो है वो क्रेडेंशियल्स डालने होंगे, जो कि आपको पता होगा अगर आपके पास उस वेबसाइट का एडमिन पैनल हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप क्रेडेंशियल्स डालेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी आपका होगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो आप उस वेबसाइट के बैक एंड पे चले जाएंगे। आई थिंक वर्डप्रेस का सबको क्लियर हो गया है कि क्या है। सिंपल सी इसका ये डेफिनेशन है कि वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम किसी भी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और वो उस क्रिएशन के अंदर हमको हेल्प आउट करता है। उसके लिए हमको किसी कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वर्डप्रेस ना हो तो हमको प्रॉपर एक वेबसाइट बनाने के लिए HTML, जावा, CSS और बहुत सी लैंग्वेजेस सीखनी पड़े और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक डोमेन के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको किसी वेबसाइट के लिए HTML कोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उसको इंस्टॉल करें, फिर उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को जो है उसके अंदर बगैर किसी कोडिंग के सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ आप वर्डप्रेस से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे वेबसाइट भी लिख देता हूँ, example.com/एंड पे जो हमने कोड लगाना है वो है WP-admin। ये कोड ही इम्पोर्टेंट है, ये कोड आप लोगों ने याद रखना है, WP-admin \WP-admin। और इस तरह का वर्डप्रेस का कुछ इंटरफेस होता है। क्लास के एंड पे मैं सबको एक वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स दूंगा। आप सब ने जो है इस वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन भी करना होगा और फिर उसके बाद एक आर्टिकल भी सबमिट करना होगा। जिन जिन ने ब्लॉगर के ऊपर और मीडियम के ऊपर आर्टिकल सबमिट किया है ना, उनके लिए यहाँ पे आर्टिकल सबमिट करना बहुत ही आसान होगा। लेकिन जिन्होंने वो एक्टिविटी नहीं की थी उनको शायद इसमें थोड़ी सी जो है वो डिफ़िकल्टी हो, तो वो उससे इस वर्डप्रेस के ऊपर आर्टिकल पोस्ट करने से पहले ना उसके मीडियम के ऊपर या ब्लॉगर के ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर ले, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं सेम वही उसी तरह की ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे भी हैं। वर्डप्रेस का कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर आप अपनी वेबसाइट भी बनाते हैं तब भी आपको वर्डप्रेस का बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर साइड पे ये जो बार नज़र आ रही है इसमें ये 3rd नंबर पे पोस्ट का ऑप्शन है। पोस्ट का मतलब, अगर पिछली क्लास आपको रिमेंबर हो ब्लॉग के अंदर उसके ऊपर भी पोस्ट का ऑप्शन था, लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल पे था, ये थोड़ा सा एडवांस है। तो इस पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके बाद मेरे पास वो सारी पोस्ट लोड हो जाएंगी जो इसके अंदर पब्लिश हुई होंगी। ये एक गेस्ट पोस्टिंग साइट है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि गेस्ट पोस्टिंग साइट के अंदर हम किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो ये देखें यहाँ पर आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो दूसरों ने पब्लिश किया नज़र आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि इसके क्रेडेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास हैं और डेली बेस पर यहाँ पे आकर वो लोग पोस्टिंग करते हैं और यहाँ से बैकलिंक लेते हैं और वो बैकलिंक डू फॉलो होता है। अब ये पब्लिश्ड, ये ऊपर ये मेन्यू जो लिखी हुई है ये पढ़ के ही समझ आ जाएगा सबको कि ये यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऑल आर्टिकल्स इस वेबसाइट पे अभी कितने पब्लिश हो चुके हैं। फिर इसके बाद यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस अकाउंट से इस वेबसाइट के ऊपर कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जिस अकाउंट से मैंने लॉगिन किया। तो यहाँ पे अच्छे खासे 3000+ आर्टिकल्स इस अकाउंट से पब्लिश हो चुके हैं। फिर पब्लिश्ड आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल ड्राफ्ट हैं जो पब्लिश नहीं हुए लेकिन ड्राफ्ट के अंदर पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद कुछ आर्टिकल पेंडिंग है, कुछ आर्टिकल ट्रैश के अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे भी आर्टिकल पब्लिश करने का सिंपल सा यही तरीका है कि ऐड न्यू बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिस तरह का मीडियम के अंदर था। लेकिन ये वाला जो इंटरफेस है
ये इंटरफेस आपको हर वेबसाइट के अंदर मिलेगा जो आप अपनी क्रिएट करेंगे। इन फ्यूचर अगर आपका प्लान बनता है कि आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है तो उसका इंटरफेस ऐसा ही होगा जिस तरह ये वर्डप्रेस का इंटरफेस था। इसको थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा, तो तब तक हम अगले टॉपिक देख ले। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो वो भी बताए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चीज़ें जो है ना अभी वो कवर कर रहा हूँ। अभी बहुत एडवांस की क्लियर है। चीज़ें हैं आगे। क्लियर है? ठीक है, बाकी सबको चलिए ठीक है, आई थिंक क्लियर है। डू फॉलो का हो गया, इसके ऊपर मैं जो है ये लगा देता हूँ क्रॉस। डू फॉलो, लिंक जूस, पास्ट क्रॉलर, अच्छा ये दोनों भी हो गई। इस पे भी मैं ये लगा देता हूँ व्हाट इज़ वर्डप्रेस, ये भी हो गया। फिर उसके बाद ये भी मैंने बता दिया हाउ टू एक्सेस बैकएंड ऑफ एनी वर्डप्रेस, ये भी मैं बता चुका हूँ कि WP एडमिन पे आपने करना है। मेटा टैग्स क्या होते हैं, ठीक है, मेटा टैग्स, बल्कि इसके ऊपर अभी ये मैं आपको बताता हूँ मेटा टैग्स। अच्छा, ये बैकएंड होगा जब भी आप कोई भी पोस्ट या कोई भी पेज पब्लिश करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर, तो आपको ऐसा ही इसके अंदर बैकएंड नज़र आएगा। ऊपर टाइटल ऐड करने की जगह, फिर उसके बाद नीचे जो है ये आपके कंटेंट ऐड करने की जगह, फिर इसी तरह प्लस लगा लगा होगा। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। आपने हेडिंग का टैग लगाना है, इसके अंदर होगा। पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, इसमें होगा। इमेज आपको ऐड करनी है, वो भी यहीं पर होगी। फिर उसके अलावा आप अगर वीडियो डालना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर वीडियो अगर करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो है वो वीडियो भी मिल जाएगी। जी, 100 आई थिंक किसी ने किया है। ये भाई ये बैक एंड है जो भी आपने एक निकाला था स्क्रीन पे। जी जी भाई, ये बैक एंड है। वर्डप्रेस जिस वेबसाइट में आपका इंस्टॉल होगा ना, वर्डप्रेस का बैकएंड इसी तरह का होगा। यहाँ पर अभी कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे, वो थीम जिस तरह यहाँ पर अभी आपको थीम का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है हर वेबसाइट का एक थीम होता है। जिस तरह ये अभी ये जो वेबसाइट जब फ्रंट से खुली थी, जो आपको सारी सेटिंग नज़र आ रही थी, वो सारा थीम होता है। थीम हम जो है वो परचेज़ करते हैं, बड़े महंगे महंगे भी थीम मिलते हैं, फ्री थीम्स भी मिल जाते हैं। थीम का ये सिनेरियो होता है कि आपको सिंपल थीम एक दफ़ा अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है, जिस तरह मोबाइलों में भी होते हैं आजकल वो आए हुए हैं एंड्रॉयड के अंदर लॉन्चर्स। मुझे वर्ड नहीं था याद आ रहा, लॉन्चर आपने देखा होगा आईफोन के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर आईफोन का लॉन्चर लोग जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, पूरी लुक चेंज हो जाती है। इसी तरह जो है ना मार्केट के अंदर थीम्स हैं, और थीम्स अच्छे खासे प्राइस के अंदर मिलते हैं। $100, $200, $500 तक आपको एक थीम मिलता है। अब थीम का क्या काम होता है, थीम को हम सिंपल अपनी यहाँ पे थीम का ऑप्शन आ रहा होता है, उसके अंदर जाके वेबसाइट में थीम को लोड करते हैं, तो पूरी वेबसाइट डेमो कंटेंट के साथ आपके पास आ जाती है। अब हमने क्या करना होता है, हमने सिर्फ वो डेमो कंटेंट को एक्चुअल कंटेंट से रिप्लेस करना होता है। उसके अंदर इमेजेस वगैरह सारा कुछ वेबसाइट बनी बनाई आपको मिल जाती है। आपको अब सिर्फ कंटेंट की ज़रूरत होती है, और इमेजेस की ज़रूरत होती है, और वीडियोस वगैरह या जो भी आपको चीज़ें अंदर डालनी है उनकी ज़रूरत होती है। बाकी सारा खर्चा वगैरह जो है आप डेवलपर को बुलाकर वेबसाइट को डिज़ाइन करवाना वगैरह वो सारा ख़त्म हो जाता है सिंपली एक थीम के अपलोड होने से। अच्छा, ये मैं बता रहा, माइक अनम्यूट, किसी का माइक है खुला हुआ? माइक जिसका खुला है ना वो म्यूट कर दे, मुझे ना यहाँ पर शोर आ रहा है। ठीक है, इसमें वर्डप्रेस का बहुत ही सिंपल सा ये इंटरफेस है। उसके अंदर आपको यहाँ जब आप कोई न्यू पेज या कोई न्यू पोस्ट ऐड करने लगेंगे तो आपको इसी तरह टाइटल ऊपर शो हो रहा होगा। यहाँ पर नीचे जो है यहाँ आप इसका कंटेंट डाल सकते हैं, और इसके अंदर आपको यहाँ से बाकी चीज़ें और वीडियो वगैरह डालनी है या कुछ और डालना है तो यहाँ पर आप मैं वीडियो लिखता हूँ, वीडियो भी आ जाती है। ठीक है, अब अगर नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको जो है प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है कि गूगल के अंदर हमारा जो है वेबसाइट किस तरह शो हो रही होगी। जिस तरह अगर हम गूगल में कोई भी कीवर्ड लिखते हैं ना, जिस तरह मैं कैश फॉर कार्स सिडनी लिखता हूँ, ये मेरे प्रोजेक्ट का एक कीवर्ड है तो मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ। कैश फॉर कार मैंने सिडनी लिखा, तो यहाँ पर आप देखें हर वेबसाइट जितने भी गूगल के अंदर आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, जितने भी रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, अगर आपने कभी गौर किया हो इसके अंदर दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। पहली चीज़ होती है टाइटल लिखा होता है फर्स्ट लाइन में, जिस तरह फर्स्ट रिजल्ट को अगर हम एनालाइज करें, ये एक टाइटल लिखा हुआ है और नीचे ये एक डिस्क्रिप्शन होती है। ये रिजल्ट ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ें आ रही है ना, इससे परेशान ना होना, ये क्या है, ये मैंने कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग इग्नोर कर दें। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेकंड रिजल्ट में चले जाएं तो एक टाइटल आ रहा है और नीचे एक डिस्क्रिप्शन आ रही है, साथ इसके ये एक स्टार रेटिंग भी आ गई। फिर उसके बाद तीसरे रिजल्ट पे जाएं, इसमें भी पहला टाइटल आ गया, ये डिस्क्रिप्शन आ गई। इसी तरह चौथे में जाएं, यानी हर रिजल्ट के अंदर आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी।
और जो दो चीज़ें हैं ना जो आपको हर रिजल्ट के अंदर ज़रूर मिलेगी, वो ये है कि आपको एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इस टाइटल को हम जो कहते हैं ना नाम ऑफिशियली एसईओ की फील्ड में, वो है मेटा टाइटल, ठीक है। वो टाइटल जो आपको गूगल में एससीआरपी के ऊपर नज़र आ रहा होता है वो होता है मेटा टाइटल। एससीआरपी का पता है आप लोगों को, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एससीआरपी क्या होता है। और इसी तरह जो डिस्क्रिप्शन आपको उस टाइटल के नीचे नज़र आ रही होती है उसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज़ मेटा टाइटल, मेटा टाइटल इज़ अ टाइटल दैट वी कैन सी इन द गूगल सर्च इंजन, ठीक है। और ज़रूरी नहीं गूगल, किसी भी सर्च इंजन के अंदर ये आपको जो फर्स्ट में रिजल्ट्स टाइटल शो होगा जिस रिजल्ट का, वो मेटा टाइटल होगा। और उसी मेटा टाइटल के नीचे एक डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है, उसको हम एसईओ की लैंग्वेज में कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। जहाँ पे मेटा वर्ड यूज़ हो गया ना, मेटा का मतलब यही होगा कि ये बात हो रही है, हमें कोई सर्च इंजन के ऊपर चीज़ है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की। अच्छा, अब एक और चीज़, अब आप देखें ये थर्ड नंबर पे है लेकिन ये फुल मेटा टाइटल शो नहीं हो रहा है इसका। यानी यहाँ पर आप देखें ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इन 3 डॉट्स का मतलब है कि जितनी कैपेसिटी इसकी थी ना उससे ये एक्सीड कर रहा है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप इस मेटा टाइटल की भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप 1000 वर्ड्स लिख देंगे, ये 1000 के 1000 वर्ड्स आपको यहाँ पे शो करेगा। एक लिमिट है। मेटा टाइटल जब भी आपने लिखना है उस लिमिट को ज़हन में रखना है कि इतने वर्ड्स होंगे तो मेरा टाइटल पूरा शो होगा। अगर मैं इससे बाहर निकला तो मेरा पूरा टाइटल जो है वो मेटा उससे गूगल की एससीआरपी से ही बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह डॉट डॉट आ जाएगा। अब ये हालांकि अच्छा खासा हाई वॉल्यूम वाला कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट ये रिजल्ट थर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है। इसका मतलब है इसने मेटा टाइटल अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन हो सकता है इसने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हो जो बहुत ज़रूरी हो, वो अपने यूज़र को इंफॉर्मेशन जब कोई मेटा टाइटल पे आए उसने कुछ ऐसा वर्ड लिखा हो जो वो ये ज़रूरी समझता हो कि मेरा यूज़र जो है उसको रीड करे। लेकिन अब उसने जो इतना लंबा टाइटल लिख लिया ना, उस वर्ड लिमिट की एक्सीड होने की वजह से इसका टाइटल इसके इस लिमिट से बाहर निकल गया। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि आपने जब भी मेटा टाइटल लिखना है ना अपने किसी भी पेज का या किसी भी उसका ब्लॉग पोस्ट का, तो उस टाइटल की जो लेंथ है ना वो आपकी लेंथ 50 टू 60 करेक्टर के अंदर होनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपका इसके सेंटर में हो, यानी 55 करेक्टर अगर आपके हो जाए ना तो बेस्ट है, आपका टाइटल बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जो गूगल कहता है ऑफिशियल इसकी जो लेंथ है ना वो 50 टू 60 करेक्टर के बीच के अंदर होनी चाहिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही रखे कि 55 करेक्टर्स तक हो जाए, 55 से एक्सीड भी ना करे, 55 से जो है वो लो भी ना हो। 51 से 55 के अंदर आप अपने मेटा टाइटल को रखेंगे। करेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वर्ड्स की नहीं, करेक्टर यानी सी एक करेक्टर है। इसी तरह इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ टू ऐड इन द मेटा टाइटल। तो उसके अंदर आपके जहन में होना चाहिए कि 50 टू 60 करेक्टर के अंदर होना चाहिए। और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि 55 करेक्टर्स हो तो आपका जो मेटा टाइटल है वो एससीआरपी के अंदर ना मोबाइल व्यू के अंदर एक्सीड करेगा उसकी लिमिट से, और ना ही वो डेस्कटॉप के अंदर एक्सीड करेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी आप देखे बाहर निकल रही है, और ज़रूरी नहीं है गूगल आपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड की है वही उठाए। कभी कभी गूगल अपनी मर्जी से भी उठा लेता है मेटा डिस्क्रिप्शन जब उसे लग रहा होता है कि आपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड किया है वो रॉन्ग है। क्योंकि ये जो मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जब आप यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे ना तो आप इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखें, ये बॉक्स मिल रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन का। ये वही मेटा डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पर शो होगी। और हर वर्डप्रेस के अंदर यही सिनेरियो है, आपकी अपनी वेबसाइट हो या आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हो, आप जब इसको स्क्रॉल अप करें तो आपको यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन का बॉक्स मिलता ही मिलता है। और ये मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वो डिस्क्रिप्शन जो आप चाह रहे हैं गूगल की पेज में इस जगह पे शो हो। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि जब भी मेटा डिस्क्रिप्शन आप लिखें ना तो मेटा डिस्क्रिप्शन जिस कीवर्ड के अगेंस्ट आप लिख रहे हैं एक दफ़ा उस कीवर्ड को सर्च करें गूगल में, और देखें जो ऑलरेडी मेटा डिस्क्रिप्शंस लोगों ने लिखी हैं वो वाली मेटा डिस्क्रिप्शंस किस तरह की लिखी हुई हैं, फिर उसके बाद आप अपनी लिखें ताकि आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन उन मेटा डिस्क्रिप्शन से कुछ सिमिलर हो।
तो गूगल आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पिक करेगा और यहाँ पे शो भी करेगा। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन का आपको पता चल गया ऐड कैसे होनी है। जो पेज का बैकएंड होगा उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन का जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा। और फिर इसके बाद मेटा टाइटल, वो ये यहाँ पे आप लोग जो है इसी के ऊपर आपको एसईओ टाइटल या मेटा टाइटल भी किसको कहते हैं, एसईओ टाइटल भी कहते हैं। एसईओ टाइटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्च इंजन के ऊपर शो होता है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो एसईओ का मतलब हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड टाइटल, और इसका दूसरा नाम जो ऑफिशियल नेम है वो है मेटा टाइटल। ठीक है, इसमें कुछ इंसर्ट वेरिएबल्स होते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो इसमें आ रहा है साइट टाइटल, मैं चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट का टाइटल इसकी जगह शो हो जाए, तो पूरा टाइटल कई बार काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हम इन वेरिएबल को शॉर्टकट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें वेरिएबल आ जाता है एक टाइटल का। ये टाइटल वो टाइटल होगा जो आपका यहाँ पे आपने टाइटल ऐड किया होगा। ये टाइटल डिफरेंट है, ये टाइटल वो टाइटल है जब आपका ब्लॉग पेज ओपन हो ना, तो ऊपर जो टाइटल शो हो रहा होता है। ठीक है, मेटा टाइटल और सिंपल टाइटल में फ़र्क है। मेटा टाइटल का आपको पता चल गया जो यहाँ पे शो हो रहा होगा, और ये वाला टाइटल वो होगा जो आपका उस पेज के अंदर शो हो रहा होगा सबसे ऊपर टॉप पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आप लोग जो है मेटा टाइटल ऐड करें और नीचे जो है मेटा डिस्क्रिप्शन। जिस तरह मैं अगर यहाँ पर लेट्स सपोज मेरा टाइटल है बेनिफिट्स ऑफ कार रिमूवल इन सिडनी। अब ये नीचे लाइन क्या चल रही है? ये लाइन मुझे बता रही है मेरी जो 55 वर्ड्स की लेंथ है ना, सॉरी करेक्टर्स की लेंथ है ना, उसमें मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। पूरा गिनता नहीं हूँ मैं, इसने ये पूरी लाइन जो है ना 60 वर्ड्स के ऊपर की हुई है, तो 60 का हाफ 30 होता है, तो ये 30 वर्ड्स के करीब ही होगा। आप बेशक गिन लेना, मुझे तो पता है कि इतना ही होगा क्योंकि ये लाइन मुझे इंडिकेट कर रही है। आगे मैं इसके लिख देता हूँ कुछ। यस, पूरे 30 है। जी, पूरे 30 है। यही ना, ये लाइन हाफ में थी तो वो 30 ही बनते होंगे। बेनिफिट्स ऑफ कार रिमूवल इन सिडनी। आगे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ बेस्ट वेज टू रिमूव योर कार। अब ये रेड कर दिया ना, इसका मतलब है मैं एक्सीड हो गया हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा ये मेरी लाइन जो है ना थोड़ी सी पीछे ही रहे, इसमें मैं अब सेफ जोन में हूँ। इसी तरह जब आप इसमें कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इन दिस आर्टिकल, तो इस तरह ही जो है ना आगे आप देखेंगे तो नीचे इसकी जो है लेंथ वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इसको मैं पूरा नहीं करता, ये आप लोग देख लेना जब आप इसको लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। मेटा टैग्स का मैंने बता दिया। मेटा टैग्स कौन कौन से होते हैं? मेटा टैग्स के अंदर मेटा टाइटल आ जाता है और मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, दोनों का ही मैंने जो है वो आपको बता दिया है। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ नहीं बताई। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ जो होगी ना वो होगी 150 टू 160 करेक्टर्स। ठीक है, इन दोनों को याद रखने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि मेटा टाइटल 50 है और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो 150 है। इसी तरह मेटा टाइटल की जो एक्सीड लिमिट थी वो थी 60, तो ये हो गया 160। तो इसी की जो है वो वर्ड लिमिट के ऊपर आप जो है स्टार्ट में 1 लगा दे तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ बन जाती है। वो 50 टू 60 या 150 टू 160। और इसकी भी वन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि 155 या 145 टू 155 के सेंटर में रहकर आप सेफ खेलें, तो आपके जो है वो एक्सीड नहीं करेगी लिमिट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हेडिंग टैग्स के अंदर। हेडिंग टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेडिंग टैग्स होता है H1, H2, H3, H4, H5 और H6। 6 किस्म की 6 हेडिंग्स हैं गूगल के, कोई भी आप जब पेज लिखते हैं उसके अंदर। H1 हेडिंग का मतलब है आपकी वेबसाइट का या उस पेज का टॉपिक जो सबसे ऊपर हेडिंग होती है, और H1 हर हेडिंग के अंदर, हर पेज के अंदर 1 टाइम यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका मेन टॉपिक होता है जो ऊपर सबसे फर्स्ट हेडिंग होती है पेज खुलने के बाद। एक से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसका जो है आपको नुकसान ही होता है, तो इसलिए आपने जो H1 यूज़ करना है वो अपनी वेबसाइट उस पेज के सबसे ऊपर एक ही बार यूज़ करना है। और H1 ऐसी हेडिंग होनी चाहिए जिसके अंदर आपका मेन कीवर्ड टारगेट हो, और उसके साथ कुछ वो आगे जो है उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग कुछ भी साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेने के लिए मैं अपने एक जो है वो वेबसाइट का आर्टिकल खोल लेता हूँ कि ब्लॉग सेक्शन के अंदर ये एक आर्टिकल पब्लिश है। अब ये आर्टिकल है, ठीक है, इसका बैकएंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये आर्टिकल का फ्रंट से कुछ ऐसा नज़र आ रहा है ये। और इस ही आर्टिकल के बैक एंड पे अगर हम जाएं तो देखें ये सब वही जो हमने पीछे अभी वर्डप्रेस देख रहे थे ना, ये वही वर्डप्रेस है। और इसके अंदर ये जो है मेरा वही वाला आर्टिकल यहाँ पर मैंने पेस्ट किया हुआ है। अब ये वाला जो टाइटल है, ये टाइटल आपको यहाँ पे इस तरह सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। अब ये जो टाइटल है ना, ये हमारा H1 टैग होता है। अगर आप इसमें देखें तो ये हेडर्स में जाऊं मैं, ये H1 टैग इसका ये मुझे शो कर रहा है, ब्रिस्बेन स्क्रैप मेटल एवरीथिंग यू नीड टू नो। और इसमें यही वाली चीज़ यहाँ पे है। तो H1 क्या होता है? H1 ऐसी हेडिंग जो आपकी फर्स्ट हेडिंग होती है आपका पेज ओपन होने के बाद, और वो एक ऐसी हेडिंग होनी चाहिए जिसके अंदर आपका पूरा आर्टिकल डिस्क्राइब्ड हो। अब यहाँ पर मेरा जो कीवर्ड है वो है स्क्रैप मेटल प्राइसेस। तो मैंने स्क्रैप मेटल प्राइसेस को यहाँ पर यूज़ किया, और इसके साथ कुछ मैंने ऐसे वर्ड्स यूज़ किया जो मेरे टाइटल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला आर्टिकल मैंने ही पब्लिश किया है, जिस तरह देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और फिर इसके बाद नीचे आ गई इसकी दूसरी हेडिंग्स। H1 का मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और H1 जो आपका मेन टाइटल होगा ना, जो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, दूसरा ये इसके यहाँ पे जो आएगा ऐड टाइटल में, ये आपका H1 होगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं H2। H2 वो सारे टाइटल्स होंगे जो आपके H1 के अंडर होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आर्टिकल है, इसके अंदर ये जो हेडिंग आ रही है ये H2 है। इसी तरह ये जो हेडिंग आ रही है ये H2 है। ये जो हेडिंग आ रही है ये H2 है। यानी H1 तो एक हो गई। अब H1 के बाद बाकी जितनी भी हेडिंग्स होगी ना, जो एक न्यू किसी बात का आगाज कर रही होंगी, वो हमने करना है H2। उन हेडिंग्स को H1 के अंडर है वो, ठीक है। अब H3 कौन सी होगी? अब कोई ऐसा पॉइंट जो इस H2 की हेडिंग के अंडर हो। जिस तरह लेट्स सपोज आपने एक आर्टिकल लिखा जिसमें आपने टाइटल रखा कि बेनिफिट्स ऑफ बाइंग, कुछ इस तरह का टाइटल हम कर लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेमो कंटेंट डाल देता हूँ, 1 मिनट, लोरियम इप्सम का, क्योंकि मेरे पास अभी कोई आर्टिकल नहीं है तो मैं डेमो कंटेंट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। लोरियम इप्सम एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप डेमो कंटेंट अगर वेबसाइट में यूज़ करें तो आपको कोई जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलता। लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ भी कंटेंट है, ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है, ऊपर एक मेरी मेन हेडिंग है, उसका वो है बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग आ गई यहाँ पे 10 बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब ये वाली जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग इसके अंडर है, तो इसको तो मैं कर देता हूँ H2। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि आपने H2 करनी कैसे है। लेट्स सपोज ये एक हेडिंग है जो कि H2 है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा। ये वाला जो मेरा फर्स्ट एक आइकन आ रहा है ना, जिस पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे नीचे सॉरी ये नीचे जो है ना, मुझे ड्रॉप डाउन में पूरा एक लिस्ट मिल जाएगी। इसमें फर्स्ट जो है ना हेडिंग है, इस पर मैं क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर H2 आ गया है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मुझे सारी मिल जाएंगे, H3, H4, H5, H6, जो भी आपने इस हेडिंग को करना है ना वो आप करेंगे। लेकिन H1 चूंकि हमें पता है एक ही बार यूज़ हो सकती है, वो हम ऊपर जो है वो यूज़ कर चुके हैं। H1 के अंदर हमको कोई टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो जो आपका टाइटल होता है वो H1 ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस उसको डिक्लेयर कर देता है। नीचे जो हेडिंग आई उसको मैंने कर दिया H2, ठीक है। एक डमी कंटेंट उठा लेता हूँ, कुछ पैराग्राफ्स उठा लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो आसानी हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ से डमी कंटेंट उठा ली। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसको मैंने कर दिया H2 क्योंकि ये इसके अंडर आ रहा था, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर मुझे एक और हेडिंग मिल गई, लर्निंग SEO, ठीक है। अब इसको भी हम H2 करेंगे क्योंकि ये एक न्यू बात स्टार्ट हो रही है। अब इसके अंडर एक बात हो जाती है, डू फॉलो, नो फॉलो। अब इसको मैं H3 करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि ये SEO हेडिंग के अंडर एक टॉपिक आ रहा है। डू फॉलो और नो फॉलो पार्ट है SEO का, तो वो इसलिए उसके अंडर आ रहा है, तो हम इसको H3 कर देंगे। अब यहाँ पर कोई ऐसी हेडिंग आ जाती है जो डू फॉलो और नो फॉलो की हेडिंग के अंडर आती है,
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ लिंक जूस। अब लिंक जूस एक ऐसा टॉपिक है जो डू फॉलो और नो फॉलो के अंडर आ रहा है, क्योंकि डू फॉलो और नो फॉलो एक लिंक की टाइप है, तो इसको मैं इसी तरह कर देता हूँ H3। इसका लॉजिक सिंपल है। लॉजिक ये है कि H2 हमने जो टॉपिक डिस्क्राइब किया है, H2 के अंदर हमने जो बात की है, अगर कोई ऐसी बात अंदर आ जाती है जो उसके अंडर हो तो वो H2 के अंडर आ जाएगी, H3। इसी तरह अगर कोई बात आ जाती है जो H3 हेडिंग के अंडर आ रही है, उसको हम H3 के नीचे जो हेडिंग है H4 कर देंगे। तो इसी तरह इस सीक्वेंस को हम जो है वो ज़हन में रखेंगे। इसको अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल में ले जाएं इसको, तो वो हम उसकी एग्जांपल इस तरह दे सकते हैं कि अगर आप कायदे आज़म का मजमून लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको नीचे जितने भी उसके पार्ट्स होंगे, जितनी भी उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स होगी, उनके लिए अलग अलग हेडिंग देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप उसकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एक हेडिंग होगी कि कायदे आज़म की तालीम, वो H2 हो गई। अब कायदे आज़म की तालीम के अंडर आपने एक बात कर दी कि उन्होंने इंग्लिस्तान गए जिसमें उन्होंने तालीम हासिल की, तो इस वाले पैराग्राफ की जो हेडिंग होगी उसको आप H3 कर देंगे। इसी तरह उसके अंडर अंडर जो चीज़ें आती रहती हैं उनको हम H4, अगर कोई उसके अंडर आ रही है तो H5। तो ये उनका सीक्वेंस होता है। ये इंशाल्लाह जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस तरह जो है इनका सिनेरियो क्या है। आई थिंक H1 से लेकर H6 तक जो हेडिंग्स हैं इनकी समझ आ गई होगी। अगर किसी को कन्फ्यूजन है ना मुझे बताए, ताकि मैं फिर इसको और आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ जी। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स कर दिया करें, मुझे लगता है मैं खाली शायद बोल रहा हूँ। अच्छा, हेडिंग्स का ये सिनेरियो है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसी। मेरा पुश टू टॉक है ना, तो पुश टू टॉक कभी काम नहीं करता। अच्छा ठीक है। अच्छा अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी वेबसाइट के मैं क्रेडेंशियल दूंगा आप सबको, तो इसके अंदर आपको जो है वो बनाना पड़ेगा सबको आर्टिकल। तो ये चीज़ें अभी देख लें कि किस तरह हम जो है एक पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग लगाएंगे, किस तरह जो है हम इसमें लिंक लगाएंगे। इसमें लिंक बनाने का भी तरीका मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर अगर लिंक लगाना है तो इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, ये ऊपर बार जहाँ पे भी आप सिलेक्शन करेंगे आ जाएंगे। तो ये लिंक के इसके ऊपर एंकर को ऑन करने का, यहाँ पे आपको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना लिंक पेस्ट कर दूंगा। और दूसरा ये देखें नो फॉलो, ये नो फॉलो का टैग आपको नज़र आ रहा है। मैं जब इसको ऑन करता हूँ तो ये लिंक के अंदर नो फॉलो का टैग ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि डू फॉलो लिंक नेचुरल तौर पे होता है, तो इसको ऑफ करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारा लिंक जो है वो नो फॉलो बन जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला जो है ओपन इन न्यू टैब, ये ऑन करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ लिंक के ऊपर, मेरे ये वाला पेज जो है ऐसे ही खुला रहे और न्यू टैब के अंदर मेरा जो मैंने अंदर लिंक पेस्ट किया है वो ऑन हो। ठीक है। और तीसरा स्पॉन्सर्ड लिंक, ये होता है पेड लिंक अगर आप लगा रहे हैं किसी का, तो स्पॉन्सर्ड लिंक को जो है वो ऑन कर देते हैं। आई थिंक ये तीनों पढ़ के भी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इनका क्या मतलब है। और यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट करके इसको एंटर करूँगा तो मेरा जो है वो लिंक लग जाएगा। ठीक है। अब चौथी बात कि इसके अंदर आप लोग इमेज कैसे लगाएंगे। इमेज लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग स्पेस बनाएंगे। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, ये प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इमेज लग जाएगी। इसी तरह वीडियो भी आप यहाँ पे टाइप करके लगा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप मेटा टाइटल डालेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे और आपका जो है वो। अच्छा एक चीज़ और आप लोगों ने इसमें नोट करनी है, इसमें जब हम नीचे आए ना तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप फुलफिल करेंगे तभी आपका आर्टिकल जो है, यहाँ पे पब्लिश बटन अभी आप देखें इस पर रेड निशान है, ये रेड निशान तभी गायब होगा जब ये सारी चीज़ें इसकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये मैं बताता हूँ किस तरह क्लियर होंगी। इसमें सबसे पहले कह रहा है कि आपकी बिटवीन 1 to 2 कैटेगरी सेलेक्ट करें। कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है तो ये कैटेगरीज आपको मिल गई हैं। क्या कह रहा है, आपको 1 या 2 कैटेगरीज जरूर सिलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ से कोई भी जो आपको लगे कि आपका आर्टिकल इस कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ से इसे कैटेगरी सेलेक्ट कर देना। जैसे ये एजुकेशन में कर लेता हूँ सिलेक्ट, तो ये देखिए ये मेरा फर्स्ट चेक जो है वो रेड हो गया, ग्रीन हो गया सॉरी। दूसरा कह रहा है कि आपका कंटेंट जो है वो मिनिमम 600 वर्ड्स का होना चाहिए। तो चैट जीपीटी से आप जब लिखवाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 600 वर्ड्स का होगा ही। अगर वो नहीं भी होता तो आप लोग उसमें FAQs ऐड कर देना। आपका आर्टिकल पूरा हो गया तो आप उसके अंदर नीचे एक उसको कमांड दे देना कि राइट एंड FAQs रिलेटेड टू दिस आर्टिकल, तो वो आपको जो है ना तकरीबन 400-500 वर्ड्स के FAQs भी दे देगा। तो कंक्लूजन से पहले FAQ की हेडिंग दे के उस FAQ को भी आपने जो है H2 हेडिंग देनी है। और जितने भी आपके FAQ के क्वेश्चंस होंगे वो H3 हेडिंग में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो है वो F2 हेडिंग के अंडर आ रहे होंगे। तो उन सॉरी क्वेश्चंस को जो H3 कर देना, तो आपका ये जो है ये भी ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
between 1 and 3 external link in the content। अच्छा, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? एक्सटर्नल लिंक का मतलब है कि आपको एक ऐसा बैकलिंक बनाना है जो इसी वेबसाइट का ना हो, यानी ये सस्ता है, सस्ता ही जो भी इस वेबसाइट का नाम है वटेवर, जो आपने लिंक बनाना है ना, वो ऐसा लिंक हो जो इस वेबसाइट से बाहर किसी दूसरी वेबसाइट के साथ अटैच हो। इन सिंपल वर्ड, आपने अपनी वेबसाइट का बैकलिंक बनाना है, या जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने जो है वो बैकलिंक बनाना है, तो ये वाला भी ग्रीन हो जाएगा। अगला क्या है? बिटवीन 2 to 3 टैग्स। अब यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये टैग आ रहा है, यहाँ पर आपने 2 से 3 टैग्स डालने हैं। आप देख लेना, आप जिस तरह का भी आपने आर्टिकल लिखा हुआ उसके रिलेटेड टैग डाल देना। जिस तरह लेट्स सपोज मैंने ये एक आर्टिकल लिखा है एजुकेशन के रिलेटेड, तो मैं एजुकेशन पहला टैग दे देता हूँ। दूसरा मैं इसको टैग दे देता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंफॉर्मेशन। ठीक है, टैग आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, उसका इतना कोई इशू नहीं है। इंफॉर्मेशन, और तीसरा एसईओ लिख देता हूँ। एसईओ बनता नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने लिख दिया। अच्छा, अब देखें, ये 2 to 3 टैग का भी हो गया। अब दूसरा कह रहा है बिटवीन 1 to 2 इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक का क्या मतलब है? इंटरनल लिंक का मतलब है कि आपने ऐसा लिंक लगाना है जो इसी वेबसाइट के किसी दूसरी पेज का हो। ठीक है, तो इसी वेबसाइट के दूसरे पेज का लिंक खोलने के लिए आप लोग जो है यहाँ पे अगर कोने पे आए तो ये विजिट वेबसाइट आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका पेज खत्म हो जाएगा और ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आपने ये लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक होता है ये जो, जिससे ऑप्शंस आ जाते हैं, और इसमें आ रहा है ओपन लिंक इन न्यू टैब। इस पर क्लिक करना है ताकि ये न्यू पेज में खुले। ऐसा ना हो यहाँ पे आके इसी के ऊपर विजिट साइट कर दे और आपने जो पूरा ब्लॉग लिखा हो वो ब्लॉग जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा, एक और चीज़, जब आप ब्लॉग यहाँ पे पेस्ट कर लेना तो उसके बाद इसको सेव ड्राफ्ट कर लेना, क्योंकि अगर आपने गलती से यहाँ पे क्लिक कर भी दिया है तो आपका ड्राफ्ट के अंदर आर्टिकल पड़ा रहे। तो इसको मैं सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा जो है, यहाँ पर देखें, ये मेरा आर्टिकल सेव हो गया। ड्राफ्ट का किस तरह आना है? वो जब हम ऑल पोस्ट में आए थे तो ऊपर आपने देखा था काफ़ी ऑप्शंस थे, उसके अंदर एक ड्राफ्ट भी था। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको ड्राफ्ट में फर्स्ट आर्टिकल आपका मिल जाएगा। अच्छा, इस आर्टिकल को मैंने जो है न्यू साइट में खोला। यहाँ से आपको कोई भी जो है वो वेबसाइट को, सॉरी, इसके किसी भी पेज का लिंक जो है आप इंटरनल लिंक में दे देते हैं। मैं इसी के होम पेज का दे देता हूँ, आप भी होम पेज का दे देना। इसी को मैं लिंक को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विजिट आवर होम पेज। ठीक है, और इसके अंदर मैंने जो है लिंक लगा दिया इसी वेबसाइट के होम पेज का। ये इंटरनल लिंक हो गया। इंटरनल लिंक क्यों हुआ? क्योंकि ये इसी वेबसाइट का लिंक मैंने किसी दूसरे पेज का लगाया, इसी वेबसाइट के होम पेज का लगा दिया। और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब आप देखें, ये इंटरनल लिंक वाला जो है ना सेक्शन, ये भी इसने जो है वो कर दिया है। और इसमें एक और आएगा, ऑल्ट टैग जो है ना इमेज का, वो डाले। ऑल्ट टैग क्या होता है? जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि ऑल्ट टैग का मतलब है कि इमेज के अंदर आप एक सेंटेंस या अपना कीवर्ड ऐड करते हैं जिससे गूगल को हेल्प मिलती है कि ये इमेज जो है वो किस बारे में है। हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली अपना जो है वो कीवर्ड या कीवर्ड की ऐसी वेरिएशन यूज़ करते हैं जो उस इमेज को डिस्क्राइब कर रही हो। इसने अभी ऑल्ट इमेज को ऐड करने के ऊपर टिक लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि मैंने कोई इमेज ऐड ही नहीं की। तो मैं यहाँ पर एक इमेज भी ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको ऑल्ट टैग कैसे लगाना है ये भी पता चले। इमेज के लिए मैंने यहाँ पर एक, यहाँ पे स्पेस बनाई, प्लस पे क्लिक किया, इमेज पर क्लिक किया। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, मीडिया लाइब्रेरी, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। मीडिया लाइब्रेरी का मतलब है अगर आपने पहले से इमेज अपलोड की हुई है तो आपको वो मीडिया लाइब्रेरी खोल देगा इसी वेबसाइट की। हर वर्डप्रेस की वेबसाइट की अपनी मीडिया लाइब्रेरी होती है जिसमें उसकी सारी इमेजेस जो वेबसाइट के ऊपर यूज़ हुई हैं सेव होती है। इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, इसका मतलब है आप इस लाइब्रेरी में इमेज को ऐड नहीं करना चाहते, आपने किसी और जगह पे इमेज सेव की हुई है, उसका लिंक जो है यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। जिस तरह अगर अनस्प्लैश की अगर हम एग्जांपल लें, वहाँ से लाइव यूआरएल यहाँ पर डाल देंगे तो हमारी इमेज शो हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं इमेज एक अपलोड करता हूँ, तो अपलोड पे गया मैं, यहाँ से मैंने अपने कंप्यूटर से एक इमेज अपलोड की, तो ये यहाँ पर जो है वो इमेज मुझको शो हो गई। इसको थोड़ी सी देर लगेगी अपलोड होने में, तो हम तब तक इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। ठीक है, ये इमेज अपलोड हो गई। अब नीचे आए ज़रा तो देखें, ये मेरे ऑल टैग के ऊपर अभी क्रॉस लगा हुआ है। वो कह रहा है कि ऑल टैग आपकी इमेज में नहीं लगा। ऑल टैग लगाने के लिए इस इमेज पे आकर मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे ये ब्लॉक का ऑप्शन ऑन हो गया। अगर ये पोस्ट के ऊपर है ना, तो आप इसके
एक दफ़ा इमेज पर क्लिक करके ब्लॉक के ऊपर चले जाए। ब्लॉक का मतलब है इस इमेज के ब्लॉक के अंदर जो ऑप्शन है उसको एक्टिवेट किया जाए। तो इमेज के ब्लॉक को मैंने एक्टिवेट किया तो यहाँ पर आ रहा है कि ऑल्ट टैग आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ऑल्ट टैग के अंदर मैं अपना कीवर्ड लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मेरा कीवर्ड है कैश फॉर कार्स सिडनी। ठीक है, इस पर मैंने कीवर्ड लिख दिया। तो अब अगर मैं नीचे आऊँ तो देखें मेरा ये ऑल्ट टैग का भी जो है वो ग्रीन हो गया। नेक्स्ट क्या है, फीचर इमेज। फीचर इमेज कहाँ पे है? फीचर इमेज भी आप, अच्छा कोई ऑप्शन ना मिले, फीचर इमेज यहाँ पे नज़र आ रहा है, अब मुझे पता नहीं है कहाँ पे है, तो कंट्रोल एफ करके मैं फीचर इमेज को देख भी सकता हूँ कहाँ पे। सर्च ये जो है इस पेज में है, तो मैं फीचर को करता हूँ तो आप लोग देखें कि ये इसने खुद ही मुझे बता दिया ये फीचर इमेज है। और इसके अलावा आप अगर इसको सिंपली नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो आपको यहाँ पे भी फीचर इमेज का मिल जाएगा। कभी कभी ये इसकी अलाइनमेंट चेंज हो सकती है, उसके लिए सिंपल सा मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। कंट्रोल एफ करके आप फीचर इमेज को सर्च कर लें किस जगह पे जो है वो ये वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको वो मिल जाएगा। तो ये कह रहा है फीचर इमेज भी ऐड करो। फीचर इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो उसने मुझे मीडिया लाइब्रेरी खोल दी। मीडिया लाइब्रेरी का मैंने आपको बताया था जो भी इमेजेस अपलोड किए हो इसमें एग्जांपल देखें, ये इमेज मैंने डाली थी तो यहाँ पर मुझे ये इमेज मिल रही है। लेकिन आपने अगर ये आर्टिकल में लगाई है तो फीचर इमेज आपकी चेंज होनी चाहिए। यहीं से मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो है ये पीसी की दोबारा ऑन हो जाएगी, लेकिन मैं वही वाली इमेज दोबारा यूज़ करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वो कह रहा है ऑल टैग मैं डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं अपना कीवर्ड डाल देता हूँ इमेज के ऑल टैग में, और इसको मैं जो है फीचर इमेज भी सेट कर दी। ये भी मेरा जो है वो ग्रीन हो गया। अगला हमारे पास ऑप्शन है अप्रूव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने आपको याद होगा पहले बताया था कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर गेस्ट पोस्टिंग में ये रूल होता है कि कई बार एडमिनिस्ट्रेटर या वेबसाइट का ओनर ये अलाउ नहीं करता कि कोई भी आर्टिकल आकर उसकी वेबसाइट पे पब्लिश कर जाए। क्यों अलाउ नहीं करता? क्योंकि इस तरह तो बहुत ज़्यादा स्पैमिंग हो सकती है। हो सकता है लोग कॉपी कंटेंट उसकी वेबसाइट पे डालते रहे, प्लेजराइज्ड कंटेंट डालते रहे। प्लेजराइज्ड का मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ऐसा कंटेंट जो आपकी वेबसाइट के ऊपर डुप्लीकेट हो, यानी किसी दूसरी वेबसाइट से हो, तो उससे इस वेबसाइट को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए इन्होंने जो है अप्रूवल ऑन किया हुआ। अच्छा, इसके अंदर अप्रूव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर का मैंने बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर से आपको जो है वो अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगला इसमें ऑप्शन है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी आपकी ओके होनी चाहिए। रीडेबिलिटी के ओके होने से क्या मुराद है? रीडेबिलिटी के ओके होने से ये मुराद है कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपका आर्टिकल पूरा उतरना चाहिए। अगर ये ग्रीन नहीं हो बल्कि रेड हो तो आप इसको ठीक कैसे करेंगे? इसके लिए आप ऊपर आएंगे जहाँ पे हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड की थी ना, ये इससे थोड़ा सा ऊपर जाके आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ आपको मिलेगी एसईओ, दूसरी चीज़ आपको मिलेगी रीडेबिलिटी। अभी एसईओ वाला कॉलम ऑन है, आपने रीडेबिलिटी के कॉलम को ऑन करना है और इसमें ये सारे पॉइंट्स जो है ना इनको आप लोगों ने फुलफिल करना है। दो पॉइंट्स में अभी भी मैं लैग कर रहा हूँ। ये कह रहा है पैसिव वॉइस, आपने 15% सेंटेंसेस के अंदर पैसिव वॉइस यूज़ की है जो कि रिकमेंडेशन से ज़्यादा है। मैक्सिमम 10% तक कर सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं इस आंख पे क्लिक करूँगा। इसका मतलब है कि मुझे वो वाले सेंटेंसेस दिखाओ जिसमें मैंने ज़्यादा यूज़ की है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे इसने वो सेंटेंसेस को जो है वो हाईलाइट कर दिया कि भाई ये सेंटेंसेस है जिनके ऊपर आपने ये काम किया है। तो इसको मैं फिक्स करूँगा। अगर इंग्लिश की थोड़ी सी नॉलेज हो तो कर सकते हैं। पैसिव वॉइस को ख़त्म करने के लिए अगर मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताऊँ तो जहाँ जहाँ पे ईडी लिखा हो उसको आप ख़त्म कर दें, यानी उसकी सेकंड फॉर्म को आप ख़त्म कर गए तो वो पैसिव वॉइस ऑटोमेटिकली जो है वो एक्टिव वॉइस में हो जाएगी। और दूसरा इसके अंदर ये है कि जब आप चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाए ना तो उसके अंदर ये लाइन ज़रूर मेंशन करें कि द रीडेबिलिटी ऑफ द आर्टिकल शुड बी 100%। ठीक है, ये लाइन आप ऐड करेंगे तो इसकी रीडेबिलिटी ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखते रहें जो जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आंख ऑन करके ऊपर जाके वो वाले इसके नेगेटिव पॉइंट्स ख़त्म करें और वो जो है रीडेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि रीडेबिलिटी ऑलरेडी ओके है। और उसके नीचे आ गया एससीओ। एससीओ जो है वो गुड होनी चाहिए। इस पर क्रॉस लगा हुआ है। वो क्यों क्रॉस लगा हुआ है? क्योंकि अभी मैं इस रीडेबिलिटी पे आया था, इसमें मैं एससीओ के कॉलम पे आता हूँ तो मैंने इसको फोकस की फ्रेज नहीं बताया। फोकस फी की फ्रेज का मतलब है आपका वो कीवर्ड जिसके ऊपर आपने जो है आर्टिकल लिखा है। मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैंने लिखा है, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो कीवर्ड इसको फोकस की फ्रेज में दे देता हूँ। जैसे ही मैंने दिया तो आप देखें इसने जो है इसमें ऑरेंज
इसका फेस हो गया और नीचे इसकी एसईओ भी गुड नहीं है। क्यों नहीं हुई? इसके लिए भी अभी मुझे इसी जिस तरह मैंने रीडेबिलिटी के चेक्स मुझे मिले थे ना, इसी तरह एसईओ के चेक्स भी मुझे मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? एसईओ के उसके ऊपर आएंगे हम कॉलम के ऊपर, और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको एसईओ की एनालिसिस मिल जाएगी। इस पर ड्रॉप डाउन करें और यहाँ पर पढ़ते जाएं, जो जो वो कह रहा है वो करते जाएं, तो आपकी जो है एसईओ भी ग्रीन हो जाएगी। आउटबाउंड लिंक का मतलब है कि वो कह रहा है आउटबाउंड लिंक नहीं। आउटबाउंड लिंक मतलब एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक कौन सा लिंक होता है? जो किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जा रहा हो। वो आप अपने कीवर्ड के अंदर जो है एक्सटर्नल लिंक लगा लेना। डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड होगा, और मैंने जो लिंक दिया था आपको पिछली क्लास में वो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। एसईओ के अंदर लगा लेना, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लगा लेना, लर्न एसईओ में लगा लेना, यानी इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स हो ना उसके अंदर वो वाला लिंक लगाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। की फ्रेज कौन सा है? की फ्रेज ये है जो हमने यहाँ पे ऐड किया था। ये वाला की फ्रेज वो है, कह रहा है कि सबसे फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर नहीं आ रहा, तो उसमें आप ऐड कर लेना। की फ्रेज इन दी एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल कौन सा होता है? मेटा टाइटल, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर की फ्रेज आना चाहिए। फिर की फ्रेज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो कितनी बार यूज हो रहा है, उसकी टोटल नंबर ऑफ यूजेस। तो वो कह रहा है 3 टाइम आपका जरूर यूज होना है। यानी ये ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से पॉइंट्स है। तो इन सब चीजों को आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपका जो है ये एससीओ स्कोर भी वो ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने इसके पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करेंगे आपको इस जगह पे जो है ना आ जाएगा कि योर कंटेंट इज पब्लिश, व्यू यूआरएल। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो यूआरएल मिल जाएगा। अगर लेट्स सपोज आपने पब्लिश कर लिया, यूआरएल गुम हो गया आपका, तो आप यहाँ पे ऑल पोस्ट पर आए। अभी मैं इसको लीव कर रहा हूँ। जैसे ही आप लोग ऑल पोस्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारे पब्लिश्ड यूआरएल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है वो अपना यूआरएल जहाँ पे होगा उसमें आपने व्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका कंटेंट जो है वो आपको शो हो जाएगा। फिर भी आपको नहीं मिलता तो आपको अपना टाइटल तो याद होगा। यहाँ पे आप लोग जो है सर्च कर ले अपना टाइटल, सर्च पोस्ट करेंगे तो आपको जो है वो टाइटल मिल जाएगा। ठीक है जासिम, आसाम भाई और हाँ जितने भी जी। यहाँ पर इस टाइम क्लास में हैं, तो आई थिंक ये चीज़ अभी तो क्लियर हो गई होगी। आज के असाइनमेंट के अंदर मैं यही दूंगा कि मैं आपके साथ सारों को जो है ना डीएम में एक एक वेबसाइट शेयर करूंगा और उसके क्रेडेंशियल्स भी शेयर करूंगा। क्रेडेंशियल का मतलब है कि वो उस क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए आप लोग उस वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। वेबसाइट में लॉगिन होने के लिए आप लोगों ने क्या करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट होगी, तो आपने उसका जो यूआरएल होगा उसके एंड पे /wp-admin लिखेंगे तो वो वेबसाइट ऑन हो जाएगी। तो उसके बाद आप लोग जो है उसके अंदर कोई अपनी मर्जी से टॉपिक पर सिलेक्ट करना। उसके अंदर पूरा आपने जो है नीचे पहले आकर देख लेना उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। चैट जीपीटी से उतने वर्ड्स का आप लोगों ने ब्लॉग लिखवाना है। उसके अंदर वो सारे पॉइंट्स नीचे जो है वो फुलफिल करने हैं और उसको जो है आर्टिकल को पब्लिश कर देना, और उसका जो है यूआरएल वो उसके ग्रुप के अंदर जो है हमारे साथ शेयर कर लेना है। अभी ये वेबसाइट जो है मैं आपसे अभी तो नहीं शेयर करूंगा क्योंकि मुझे वेबसाइट ढूंढने में टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स जो होती हैं इनके ऊपर आर्टिकल पोस्ट करने के पेड होते हैं ये ग्रुप्स। यानी इन वेबसाइट के ऊपर फ्री में हम पोस्ट नहीं कर सकते। इनके क्रेडेंशियल्स लेने के लिए हमको कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो जैसे ही मेरे पास आती है मैं कोशिश करता हूँ कल शाम 5 से 6 बजे तक आप सबको जो है क्रेडेंशियल्स में शेयर कर दूंगा। तो तब तक आप लोग ये करें कि एक ऐसा आर्टिकल लिख ले जिसकी लेंथ जो है वो 800 वर्ड्स तक हो, क्योंकि मोस्टली 800 वर्ड्स तक जो है ये अलाउ करते हैं, 6 to 8। तो आप लोग किसी वर्ड फाइल के अंदर या कहीं पे भी जो है ना पहले तो एक टॉपिक को रिसर्च करें, फिर उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखें, और उसके अंदर एक आपको जो है वो मेन कीवर्ड भी रखना है ताकि उस कीवर्ड को हम फोकस कीवर्ड में डाल के उसकी एसईओ को भी ठीक कर सके। ठीक है, ये आपका जो है वो होमवर्क होगा। आज काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने सोचा था कवर होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा कवर नहीं हो सके। ये वाले जो है हमने चीज़ें कवर कर ली। चैट जीपीटी से नहीं लिखना ब्लॉग। चैट जीपीटी से ही आप लिखेंगे और उसी कमांड को यूज़ करना जो मैंने पीछे शेयर भी की थी। उसके अंदर ये लाइन ज़रूर लिखना कि द एसईओ स्कोर शुड बी 100, और उसके अलावा द रीडबिलिटी। एसईओ स्कोर बेशक आप ना भी लिखना क्योंकि उसके अंदर तो हम कीवर्ड जब मेंशन अगर हम करेंगे अपना कीवर्ड जब मेंशन करेंगे हम उसको ही वो कीवर्ड डाल के नहीं लिख सकते कि इस पे फोकस रख। लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पता है क्या होगा, वो कीवर्ड को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर देगा। अगर आप उसको कीवर्ड देगा ना डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग, तो एक पैराग्राफ के अंदर आपको वो 16-17 बार कीवर्ड जो है ना वो
हर जगह पे मैंने ये तजर्बा कर चुका हूँ। तो उसके अंदर मेरा कीवर्ड था कैश फॉर कार्स, वो हर दूसरी लाइन में कैश फॉर कार्स उसने इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया कि मैंने जब उसमें डाला ना, तो कोई 70 बार उसने जो है कैश फॉर कार वर्ड यूज़ कर लिया था। तो इसलिए हम उसमें स्पेसिफाई नहीं करते। उसमें आप ये कह देना उसको कि द रीडबिलिटी शुड बी 100%। तो उससे ये होगा कि आपकी जो रीडेबिलिटी होगी ना वो अच्छी आ जाएगी। और जो एसईओ स्कोर होगा उसके लिए आपको जो है वो पता ही होगा, आपने जो टॉपिक सर्च किया वो किस कीवर्ड के रिलेटेड सर्च किया। तो एसईओ को स्कोर को मैन्युअली आप लोग जो है वो इंक्रीज कर लेना उसके मेटा टाइटल में, फर्स्ट उसके इंट्रोडक्शन में, वो आपको लाइनें पढ़ के जो है ना पता चल ही जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंटरनल लिंक भी मैंने बता चुका। इंटरनल लिंक जो उसी वेबसाइट का अपने ही किसी दूसरे पेज का, वो एक्सटर्नल लिंक बता चुका जो आप बैक लिंक बनाएंगे अपनी वेबसाइट का। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ कीवर्ड इन अ पेज, ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। ये अगले जो होगी ना क्लास उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ कीवर्ड इन डिटेल क्या। सिंपल इसका यही सिनेरियो है कि जो हेडिंग्स हैं इनके अंदर हम अपना कीवर्ड यूज़ करते हैं, कंटेंट के अंदर कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद इमेज के ऑल्ट टैग का बताया मैंने, उस जगह पे यूज़ करते हैं कीवर्ड को। फिर उसके बाद मेटा टाइटल का मैंने बताया, मेटा टाइटल में कीवर्ड यूज़ होता है। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन का मैंने बताया, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड यूज़ होता है। फिर उसके बाद एक वेबसाइट का जो पेज है वो उसका मेन कीवर्ड क्या है, ये देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस वेबसाइट का जो पेज है ना उसका यूआरएल देख ले। उसके यूआरएल के अंदर जो आपको वर्ड नज़र आ रहा होगा ना, ये इसका मेन कीवर्ड होगा। जिस तरह मैंने बताया था आपको कि स्क्रैप मेटल ब्रिस्बेन मेरा कीवर्ड है, तो एक तो आपको H1 से पता चल गया, और दूसरा आपका जो उसका स्लग होगा ना, ये जनरल रूल है कि स्लग के अंदर मेन कीवर्ड को ही टारगेट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें H1 के अंदर मैंने टारगेट किया हुआ है। फिर उसके बाद इस इमेज के अंदर मैं ऑल टैग में जाऊँ तो वहाँ पे टारगेट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे H2 के अंदर भी स्क्रैप मेटल प्राइसेस को मैंने टारगेट किया है। फिर उसके बाद आपको कंटेंट के अंदर स्क्रैप मेटल प्राइसेस का मिल जाएगा। फिर उसके बाद मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन अगर मैं दिखाऊँ इसकी, तो अच्छा ये एक एक्सटेंशन है, ये आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है एसईओ मेटा इन वन क्लिक। मेटा का आपको पता है, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, तो इसको नाम याद रखना आसान हो जाएगा कि एसईओ मेटा इन वन क्लिक। ये आप अगर गूगल पे लिखेंगे, जिस तरह मोज हमने इंस्टॉल किया था ना, इसी तरह ये भी इंस्टॉल होकर यहाँ पे आ जाएगी। इसके अंदर आपको गूगल पे जाके देखना नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर आप देख ले, यहाँ पर भी मैंने जो है उस कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। मेटा डिस्क्रिप्शन अभी तक ऐड नहीं की क्योंकि राइटर को मैंने टास्क दिया हुआ है, वो लिखेगा तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। तो ये वाली इसकी कुछ जगह हैं जो आपको जो है कीवर्ड जहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इंटरव्यू के अंदर ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीवर्ड जो है आप वो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अपने माइंड के अंदर एक ना ग्राफ बनाना है। सबसे पहले जब हम गूगल पे क्लिक करते हैं मेटा टैग्स आते हैं, तो आपने कहना है मेटा टैग्स के अंदर, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन के अंदर, फिर अपने पेज के मैप को ज़हन में लेकर आए। पेज में सबसे ऊपर होता है यूआरएल, तो आपने उसे कहना है यूआरएल। फिर नीचे आते हैं H1, तो उसको कहना है H1 टैग्स। फिर H2 टैग के अंदर, फिर कंटेंट के अंदर, इमेजेस के ऑल्ट टैग के अंदर, और एफएक्यूज के अंदर भी हम जो है वो कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी सी डिटेल में जो है ना अगली क्लास में मैं दोबारा बताऊंगा। आगे कीवर्ड डेंसिटी का भी मैं बता चुका हूँ कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो कितनी बार आपके जो है उसमें कंटेंट में यूज़ हुआ है। तो इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी आज जो है हमने एक अच्छा खासा मटेरियल कवर कर लिया है। बाकी जो मैंने एक्सरसाइज दी है वो आप लोगों ने ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर जो है वो लिखी भी हुई है कि राइट अ ब्लॉग विथ प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च, यानी ब्लॉग लिखने से पहले आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है। कैसे करनी है? वही कीवर्ड प्लानर से, ताकि आपको एक अच्छी डेंसिटी का कीवर्ड मिल जाए। आपको लेट्स सपोज अगर माइंड है कि मुझे एसईओ कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड लिखना है, तो पहले गूगल में आप सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, मैं जल्दी 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 ना यहाँ पे आपको डेमो दे देता हूँ। जिस तरह मैं गूगल में आया, मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का अगर करना है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये नीचे LSI कीवर्ड्स मुझको मिल जाते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ मुझे इसके ऊपर लिखना है, तो LSI को ये कीवर्ड मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करके जाना है वहाँ पे कीवर्ड प्लानर में, वहाँ पे मैंने इसको सर्च करना है। अच्छी खासी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, मुझे बड़ी लिस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे वहाँ पे जो कंपटीशन नहीं, जो वॉल्यूम वाला टैब होगा ना उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है। एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो अरेंज हो जाएंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर हाई से लो की तरफ।
तो वहाँ से आप लोग जो है उसको हाई डेंसिटी वाला कोई कीवर्ड उठा लेना। उस हाई डेंसिटी वाला जैसे ही आप कीवर्ड उठाएंगे, उसके ऊपर आप लोगों ने फिर एक टॉपिक लिखना है, कोई टॉपिक रिसर्च करनी है। लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स मेरा कीवर्ड है, तो मैं उसी के रिलेटेड एक टॉपिक माइंड में बना लेता हूँ कि बेस्ट टिप्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री, या इस तरह कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप वो बनाएंगे, फिर उसके उसी टॉपिक के ऊपर आप जो है चैट जीपीटी से ब्लॉग लिखवाना और उसको जो है वहाँ पे पब्लिश कर देना, जो मैं आपके साथ क्रेडेंशियल शेयर करूँगा उसकी सारी जो नीचे गाइडलाइंस होगी उनको देखते हुए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी एक टिप है जिससे आपको जो है वो हाई वॉल्यूम कीवर्ड ढूंढने के लिए शीट्स में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जैसे ही कीवर्ड्स आते हैं ना, तो मैंने क्लास इस डिजिटल मार्केटिंग के स्पेलिंग गलत लिख लिए, 1 मिनट। ये हाँ आ ही गया है। ये जो नीचे एवरेज मंथली सर्चेज वाला है ना टैब, इसके ऊपर लाकर आप लोगों ने एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखें जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली, बल्कि सबसे ज़्यादा कीवर्ड मंथली सर्चेज वाला है ना, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। ये वाला तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये डिजिटल गैराज वालों का है। इसके नीचे जो है ना, ये वाला मेरा मेन कीवर्ड हो जाएगा क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। इसी तरह आपको जो है नीचे से भी उठा सकते हैं। इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जो है इसने मुझे सबसे लो वाले नीचे से ऊपर कर दिए, यानी सबसे लो वाला सबसे ऊपर आ गया। इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसमें जो है दोबारा से उसी तरह अरेंज कर दिए। तो ये हर टैब के लिए है। इसी तरह अगर मुझे कंपटीशन में सबसे ऊपर जो है हाई वाले चाहिए, मैं क्लिक करता हूँ, सबसे ऊपर हाई कंपटीशन वाले ऑटोमेटिकली आ गए हैं। तो ये छोटा सा सिनेरियो था, मैंने आपको बता दूं ताकि आपको जो है इसको एक्सपोर्ट ना करना पड़े। आई थिंक सारी चीज़ें अब जो है हमने कंक्लूड कर दी हैं। किसी को अगर आज की क्लास का कोई भी कंफ्यूजन है मुझे वो बता दे, नहीं तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह इसकी जो वीडियो है ना ये कल रात तक मैं कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ। कल रात तक ना भी हुई तो परसों सुबह तक आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, और मोस्टली अभी इसकी जो क्लास है इसी से ही देखेंगे, यूट्यूब से ही। तो यूट्यूब से किसी को क्वेश्चन हो तो उसको नीचे कमेंट में जो है वो मेंशन कर देना, या मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, इंशाल्लाह संडे को मिलते हैं। संडे को जो है हमारी फाइनल क्लास होगी और उसी क्लास में मैं डिसाइड करूंगा कि किन लोगों को आगे जो है वो लेकर हमने चलना है और किन लोगों को लेकर नहीं चलना, और फीस वगैरह का क्या सीन होगा और बाकी सिनेरियो क्या होगा, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम जो है वो डिसाइड कर लेंगे। और संडे को लास्ट क्लास है तो उससे 1-2 दिन के अंदर ही जो है हम फाइनल जो एक एग्ज़ाम में ले लेना है वो भी जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम संडे को मिलते हैं। ख्याल रखिएगा सारा अपना। अल्लाह हाफिज़।